So, hello everyone. I hope you all are well. But let me tell you, today I am not well. I'm suffering from little bit fever and cold, but not that much severe that I can't do anything. So, all right. आज मैं आपके साथ अपना पूरा प्रिपरेशन का जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ से मैंने अपना CGL का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उस पूरे ड्यूरेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, कौन से सब्जेक्ट कहाँ से कवर किए, कितना फोकस किया हर एक सब्जेक्ट पे, कहाँ से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए और कितना मैंने टाइम डिवोट किया अपनी पूरी CGL की जो जर्नी रही और कैसे मैं सिलेक्शन तक पहुंची और उसके बाद भी अभी जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ वो कैसे कंटिन्यू हो पा रहा है। ओके, तो मुझे कोल्ड है तो थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा मुझे आज। ओके, तो शुरू करते हैं शुरू से, वहाँ से शुरू से जहाँ से मैंने CGL की जर्नी स्टार्ट की। तो अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो बात है 25 अप्रैल 2023 की, जब मैंने अपनी मैथ्स की स्टडी के लिए एकेडमी में एडमिशन लिया था। और मुझे मैथ्स में इस टाइम पे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल ज़ीरो। अगर मैं उस टाइम पे कोई भी मॉक अटैम्प्ट करती तो मेरे 5, 10, 15 बस इतने ही नंबर आ सकते थे, वो भी सिर्फ जो सिंपल रेशियो या परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें। एडवांस का तो ए भी नहीं आता था, मतलब बिल्कुल ज़ीरो ही बोल रही हूँ मैं आपको। बहुत डांट खाई है मैंने एकेडमी में, मुझे एक एक क्वेश्चन समझने में 4-4, 5-5 बार सर से पूछना पड़ता था। सर की भी अलग कहानी है, मेरी पूरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेट किया है वो मेरे सर ने ही किया है, तो वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ आज। तो मैं 25 अप्रैल 2023 को मैंने एडमिशन लिया एकेडमी पे, जहाँ से मुझे मैथ सीखना था। क्योंकि इससे पहले का मैं आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूँ। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने CDS और CAPF AC के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, बट वो मैं सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाई, मतलब फाइनली SSB मैंने नहीं दिए थे और CAPF AC में फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ था। तो वहाँ पे मेरी एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख ली थी। और इंग्लिश सिर्फ यहीं पे नहीं, वो मैंने स्कूल से भी बहुत अच्छे से सीखी थी। मीन्स हमेशा से मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं 7th क्लास में भी सच बताऊं तो 11th 12th की बुक्स रीड करना मुझे अच्छा लगता था और टीचर भी बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम अपनी लाइफ में ना इंग्लिश में ही कुछ करना, आगे जाके इंग्लिश में ही अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स करना। बट वो नहीं हो पाया क्योंकि एज यू नो कि उस टाइम पे बहुत फैशन था कि दोज हु आर इंटेलिजेंट विल टेक ईदर मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो बस मैंने भी वही भेड़ चाल को फॉलो किया क्योंकि कुछ गाइडेंस नहीं थी। ठीक है, सो ऑल राइट। तो इंग्लिश स्कूल से अच्छा था, तो इंग्लिश के बारे में फर्दर बात करेंगे, कितना मैंने प्रिपेयर किया। तो इंग्लिश मेरे लिए बिल्कुल भी बर्डन नहीं था। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे CGL का प्रिपरेशन करना है, इंग्लिश की मेरे माइंड में कोई टेंशन नहीं थी। पूरी टेंशन थी मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हो कि CDS के लिए तैयार किया तो GK का भी ठीक ठाक लेवल था। बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि SSC की GK और CDS की GK में डिफरेंस है, लेकिन एक चीज़ थी मेरे माइंड में कि मेरे कभी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे क्योंकि मैंने NCERTs पढ़ी हुई हैं। लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़े हुए हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम आती थी वो भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, सिर्फ पूरी थॉरोली तो रीड नहीं की थी। ओके, और जो ओल्ड NCERTs होती हैं, तमिलनाडु बोर्ड की NCERTs, उनकी भी समरी मैंने पढ़ी हुई थी। तो हमेशा से बैकग्राउंड में माइंड में ये सेटअप था कि इंग्लिश GK में कभी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, रही बात फैक्चुअल की तो उनके लिए परमार सर मिल गए थे, तो सोने पे सुहागा हो गया था। तो इंग्लिश GK का हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं मैथ्स का बताती हूँ आपको। तो देखो हमारी एकेडमी पे क्या था कि हमारे एक ही सर थे, विकास मलिक सर। मैं रोहतक से पढ़ी हूँ तो वहाँ पे भी मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया था। तो सर क्या करते थे कि वो मैथ्स और रीजनिंग खुद करवाते थे और कोई टीचर नहीं था उनके अलावा, सिर्फ उन्होंने ही दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, प्रिपेयर करवाए हैं हमारे। तो पहले फर्स्ट मंथ उन्होंने रीजनिंग कंप्लीट करवाई। रीजनिंग में वो क्या करते थे कि पहले उन्होंने कंसेप्ट को क्लियर किया, एक टॉपिक लिया, मान लो वो सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, सीरीज़ में वो बस इतना ही बताते थे कि अगर आपको ऐसे रेंडमली बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं तो आपको फील आनी चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, स्मॉल डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब डिफरेंस का ही क्वेश्चन है और हमेशा 3 तक आपको डिफरेंस में जाना चाहिए। तो उन्होंने ना ऐसे कभी भी हमें स्पून फीडिंग नहीं करवाया कि ये लो ऐसा ही होता है हमेशा, इसी को पढ़ लेना, ये शॉर्टकट है, ये रट्टा मार लेना, यहाँ से पेपर आ जाएगा, कभी भी नहीं। सिर्फ हर एक टॉपिक को उठाया और उसका बेसिक जो उन्हें लगता है कि ये बताने लायक है वो बता दिया। उसके बाद वो हमें बैंकिंग की बुक सोल्व करवाते थे।
देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो आप देख लेना अभी यहाँ से कि आपको आपके लिए कौन सी चीज़ मिसिंग है आपकी प्रिपरेशन में, और क्या आप इसको इनकलकेट करते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, वो आप अपनी समझदारी से खुद देखना। मैं सिर्फ अभी वो बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो बैंकिंग की प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें IBPS, PO, क्लर्क, प्री मेंस के सारे पेपर इंक्लूडेड थे, वो बुक हमें सोल्व करवाते थे चैप्टर वाइज। आज अगर सीरीज़ के कंसेप्ट उन्होंने समझाए हैं तो अगले 2 से 3 दिन वो हमें सीरीज़ के क्वेश्चन देंगे, और डेली के 100 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। 100 तो मिनिमम थे कि इतना करना ही है, कई बार ज़्यादा भी होते थे अगर चैप्टर ईजी है तो। और अगर हम नहीं करते थे तो अच्छी खासी गालियाँ सुनने को मिलती थी, बहुत पनिशमेंट भी मिलती थी, है ना। तो टीचर का हक है पनिशमेंट देने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसी की वजह से शायद इतना मतलब स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया उनको, कि जिसकी वजह से सारे बेसिक चीज़ें मेरे को समझ में आ गई। नहीं तो मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ था अपनी लाइफ में कि मैं कभी मैथ्स रीजनिंग को सीख सकती हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे सिर्फ वही एग्जाम्स दिए जिनमें मैथ नहीं आता था, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा फियर था मैथ से, ठीक है, मैथोफोबिया यू कैन से। तो वो यही करते थे कि एक चैप्टर उठाया, कंसेप्ट बताया, फिर उसके क्वेश्चन बैंकिंग वाली जो बुक थी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वहाँ से सोल्व करते थे। क्योंकि वो बोलते थे कि SSC ना टटपुंजिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके क्वेश्चन वही टटपुंजिया टाइप है, इनका करने का कोई बेनिफिट नहीं है, वहाँ से आपका दिमाग नहीं खुलेगा, ठीक है। उनका हमेशा फोकस रहता था कि हमारा माइंड कितना एक्सप्लोर हो सके, कितनी अलग अलग चीज़ों की तरफ वो भाग सकता है। ऐसा नहीं कि बस 1-2 चीज़ों को पकड़ लिया, अब सब इन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। मतलब हर डायरेक्शन में हमारा माइंड जाना चाहिए। तो वो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन करवाने पे ज़्यादा बिलीव रखते थे, रादर देन कि आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो बस आप CGL के ही प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में आप सीरीज पढ़ रहे हो, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, कोडिंग पढ़ रहे हो, तो कोडिंग का क्वेश्चन चाहे किसी भी पेपर का हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है वो CGL में पूछा गया है, CPO में पूछा गया है। ये बहुत करते हैं मतलब बच्चे जनरली, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ब्रेक होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो पहला मिसकंसेप्शन तो यही है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से उठा लेने हैं, ओके। अब फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे उन्होंने किया, और 1 महीना लगा रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को समझाने में और सिर्फ बैंकिंग के क्वेश्चन करने में। लास्ट के 10-20 डेज़ वो क्या करते थे कि अब पिनैकल की बुक भी उठाते थे, क्योंकि उनको भी पता है कि मोस्टली बच्चे तो वही CGL, CPO, CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल SSC को ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी करने ज़रूरी थे। लेकिन आपको पता है पिनैकल की रीजनिंग में क्या है कि जैसे कोडिंग में 1000, 1100, 800 इस टाइप से क्वेश्चन हैं, तो फिजिबल नहीं था इतने सारे क्वेश्चंस को करना। तो वो ये बोल देते थे कि हर चैप्टर के ना 500 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और वो क्वेश्चन 1 या 2 दिन में ही, ऐसा नहीं है आप उनको 1-1 हफ्ते लेके बैठे हो। और जैसे मिरर इमेज हुआ, या फिर नॉन वर्बल के जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, फिगर्स वाले, वाटर इमेज है, इस टाइप के, तो 2-3 चैप्टर्स को वो एक ही दिन में बोल देते थे कि उनको आपको एक ही दिन में निकालना है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। आप 5-6 घंटे बैठो और बस वो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक बार में ही लपेट दो, ठीक है, ऐसा बोलते थे। उससे हमारा जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, कि हम 4-5 चैप्टर्स को एक बार में ही निकाल रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मैंने रीजनिंग में यही किया हुआ है कि वो बैंकिंग के प्रीवियस ईयर वाली बुक सोल्व की, फिर मैंने पिनैकल सोल्व की, जितने भी सर ने करवाए थे 500-700 क्वेश्चंस। और इसके बाद फिर जब मॉक टेस्ट देना शुरू किया, तो वो मॉक टेस्ट की जर्नी में बाद में बताती हूँ। हाँ, हमारा जो बैच था वो फर्स्ट बैच मैंने बताया 25 अप्रैल से शुरू हुआ, तो वो 6 महीने तक, कुछ अक्टूबर एंड या नवंबर की स्टार्टिंग तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि इस बैच में मुझे सिर्फ वो होता है ना कि आप दूर से किसी चीज़ को देखते हो तो वो धुंधला धुंधला दिखता है ना। तो वो धुंधले धुंधले दिख रही थी बस चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैं वेल प्रोफिशिएंट हो गई थी इन चीज़ों में, नहीं। ये बैंकिंग की बुक मुझे इतनी मुश्किल लगती थी कि नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। इन 6 महीने में कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी ऐसा भी थॉट आया कि यार शायद नहीं, गलती होगी, नहीं बन पाएगा मेरे से। अब जो बच्चे मेरे से पहले 1-2 बैच ऑलरेडी ले चुके हैं, वो इतना स्मूथली क्वेश्चंस करते थे, मैं नहीं कर पाती थी। मैं सारे डाउट्स अपने सीनियर से ले रही हूँ, तो ऐसा लगता था कि यार इनके जितना माइंड का लेवल कब बिल्ड हो पाएगा। तो ये बहुत सारे डाउट्स, क्वेरीज रहती थी। लेकिन फिर भी सर हमेशा हौसला देते थे कि आपको अपना काम ऑनेस्टी से करना है बस। मैंने अगर आपको बोले हैं ना 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ ट्राई करने हैं बेटा, ओके।
आपसे वो 100 क्वेश्चन सोल्व हो पाए ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा आपसे। आपको अपनी ईमानदारी से बैठना है और 100 क्वेश्चन में आपको 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, पूरा दिन लग रहा है, डजेंट मैटर। ओके, आपको सिर्फ पूरी शिद्दत के साथ ट्राई करने हैं। और यही बात ने मुझे हमेशा काम रखा कि ओके मुझे सिर्फ ट्राई करने हैं, मेरे से हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। और एज यू कैन सी एंड एज आई ऑल्सो सो कि धीरे 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 क्वेश्चन सॉल्व होते गए और मुझे बहुत खुशी होती थी। अगर कोई एक सिंगल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं खुद से बनाती थी तो अपने आप को ही मैं प्रेज करती थी कि हाँ मैं कुछ सीख रही हूँ। ओके, बस उनका पूरा फोकस हमें कुछ सिखाने पे था, लर्निंग पे था। ओके, तो ये 6 महीने मैंने रीजनिंग में बैंकिंग की बुक की और पिनेकल की बुक की। ठीक है, अभी जैसे ही रीजनिंग कंप्लीट हुई तो बात आई मैथ्स की। मैथ्स में सर सबसे पहले हमें करवाते हैं परसेंटेज, और उन्होंने फर्स्ट डे ही बोल दिया था जिसको परसेंटेज समझ में आ गया उसका पूरा अर्थमेटिक क्लियर है, क्योंकि SI CI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर डिस्काउंट हो गया, वो सब परसेंटेज के ही पार्ट हैं, दे आर नॉट सेपरेट चैप्टर्स। आपने जो CGL के सिलेबस को इतना बड़ा बना दिया है ना, वो नहीं, वो सिर्फ 2-3 चैप्टर्स में ही सेग्रीगेट कर दिया था उन्होंने। एक तो उन्होंने परसेंटेज बताया, एक मतलब रेशो भी आप कह लो इसी का पार्ट है, या फिर थोड़ा डिफरेंट भी कंसिडर कर सकते हो तो ठीक है। बस परसेंटेज और रेशो और एक TSD अर्थमेटिक में, बस ये 3 ही चैप्टर हैं। और फिर देखो एडवांस की तो थोड़ी कहानी अलग ही है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन एक ही है, एलजेब्रा हाँ एलजेब्रा थोड़ा डिफरेंट है, और ट्रिग्नो को वो बहुत आसान बताते थे। उनकी यही खास बात थी, वो जो भी चैप्टर शुरू करते थे ना उसको पहले ही बोल देते थे। तो जो बच्चे हरियाणा से हैं वो शायद बिलोंग करेंगे, मतलब रिलेट कर पाएंगे। भाई वो क्या करते कि कम में कौन है भाई इस चैप्टर में, ठीक है इतना सा चैप्टर है 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और तुम मतलब बहुत हिम्मत वाले बालक हो, क्यों इतना डर रहे हो, कुछ ना ही चैप्टर में, चैप्टर सवालना सूलना की कोई औकात ना होती थरा आगे, ठीक है। तो उनका हमेशा ये कॉन्फिडेंस देने का तरीका था कि हर चैप्टर को बहुत इजी, और वो सच में आज बहुत इजी भी लगता है कि नहीं सच में कुछ नहीं होता इन चैप्टर्स में, फालतू में डरते हैं हम लोग। तो उन्होंने अर्थमेटिक से शुरू करवाया। अब वो क्या करवाते थे मैं बताती हूँ आपको। मैं ये सब उनका क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाओ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है, ऑनलाइन कोर्स में आप क्या करोगे, मान लो TSD का चैप्टर कर रहे हो, आपके कोर्स में 20 वीडियोज़ हैं, आप क्या करते हो कि पूरी की पूरी 20 वीडियोस को एक साथ देखते हो। आज मैंने पहले 4 वीडियो कंप्लीट की, ऐसे ही 5 दिन में आपने सारी वीडियो कंप्लीट कर दी, और साथ साथ में टीचर पढ़ाता रहता है, साथ साथ में आप भी सोल्व करते रहते हो। और फिर जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको लगता है नहीं वीडियो के टाइम पे तो मैंने सोल्व कर दिया था, अब मेरे से सोल्व नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, आपने आपका दिमाग यूज़ नहीं किया, आप टीचर के दिमाग पर डिपेंडेंट हो। ओके, और हमारे टीचर ने इतना सा भी हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने दिया। अभी मैं बताती हूँ उन्होंने TSD वगैरह सारे चैप्टर मैथ में कैसे करवाए हैं। TSD में वो क्या बोलते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये है भाई पूरा चैप्टर, हो गया चैप्टर खत्म। अब बताओ मैं क्या समझाऊँ इसमें, है ना। तो थोड़ा मतलब, और ये रियलिटी है, मजाक नहीं था ये, ऐसा ही करते थे वो, ठीक है। वो बोलते थे इस इक्वेशन को अच्छे से समझो, इसका मतलब क्या है, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में मतलब क्या बोलेंगे, एक इन्वर्स रिलेशन होता है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनका। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। तो ये चीज़ें तो आपको दिख रही है ना, आपकी आंखों के सामने है, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आ गया, इसी इक्वेशन से आए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ठीक है, ये बात बोलने के बाद वो हमें क्वेश्चंस उठाते थे पिनेकल से लेके कि देखो, और कभी उन्होंने टाइप वाइज क्वेश्चंस नहीं करवाए। बोले थे कोई टाइप नहीं है, टाइप वाइज सब फालतू की बातें हैं, सारे हर टॉपिक का एक छोटा सा बेसिक है, उस बेसिक को अपने जहन में बसाओ और बस वहाँ से अपने दिमाग को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करो। ओके तो इसमें वो क्या करते थे कि जैसे पिनेकल की बुक से हमने किए कुछ 400-500 क्वेश्चन है पिनेकल की बुक में TSD के, तो वो हमें सिर्फ मुश्किल जो उनको लगते थे कि ये बच्चों को डाउट आ सकता है, कुछ 30-40 क्वेश्चन खुद से सोल्व करके दिखाते थे 2-3 दिन के अंदर कि भाई देखो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया और ऐसे क्या हो गया। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते थे, ठीक है, मोस्टली वही जो बेसिक है उसी से होते थे। लेकिन सर एक बात और बोलते थे हरियाणवी में कि भाई
मतलब थोपड़ा देख कर मारना चाहिए। सारे क्वेश्चन एक तरीके का मतलब है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट तरीके से मतलब उसको सिर्फ माइंड में सोल्व करके किसी एक डिफरेंट वे से सोचना, वो कर सकते हो तो ठीक है। आपको सारा पूरा ऐसे थ्योरेटिकल नहीं लिखना। अब बहुत सारे बच्चे ना मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ में। एक होता है क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करना, एक होता है बेसिक से सोल्व करना। डिटेल्ड इज नॉट बेसिक, ये दोनों आपको सिमिलर लग सकते हैं बट हमें सर ने बताया दोनों डिफरेंट हैं। ओके, बेसिक से तो मतलब है कि बस जैसे मैं करती हूँ हमेशा कि जैसा ही क्वेश्चन दिखा, जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे लिखती गई और बस जो आपको प्रोसीड करना है उस पर प्रोसीड कर दिया, वो बेसिक है। शॉर्टकट वो होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करके सोच रहे हो कि इसका क्या फॉर्मूला पड़ा था, वो फॉर्मूला शॉर्टकट होता है भाई। ठीक है, जैसा गिवन स्टेटमेंट बोल रही है वैसा प्रोसीड करना शॉर्टकट नहीं होता, वो बेसिक होता है। डिटेल में होता है कि आप उसको बिल्कुल एक एक चीज़ को लिख रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ 20 + 20 कितना होगा उसको भी आप लिख रहे हो ना, तो वो है डिटेल। ठीक है, वो कोई बेसिक नहीं है फिर। तो वो बोलते थे बेसिक से करो, डिटेल से नहीं करना है। और शॉर्टकट से तुम्हारी मर्जी है, जिसको आते हैं वो करो, नहीं तो वो कभी नहीं सिखाते, तो उनको खुद भी नहीं आते। ओके, तो मैथ्स में उन्होंने हमें पिनेकल की बुक सोल्व करवाई। ठीक है, चैप्टर वाइज करवाई उन्होंने, एक एक चैप्टर उठाया, पहले अर्थमेटिक फिर एडवांस, ऐसे करवाया। और एडवांस के जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम भी आप ले सकते हो। इन चारों चैप्टर्स के उनके खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स भी थे, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किए हुए हैं, वो उन्होंने वहाँ से भी पढ़ाए और पिनेकल की बुक भी सोल्व करवाई। अब देखो, पहले 6 मंथ जब मैंने ये पिनेकल की बुक सोल्व की, एक बार एक चैप्टर कंप्लीट किया, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब मैं अगले चैप्टर पे गई तो पिछला जो है ना मोस्टली वैनिश हो जाता था दिमाग से, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मैथ का फियर भी बहुत है, चीज़ें बहुत मुश्किल से समझ आ रही हैं। लेकिन ये था कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो निकल जाते थे, बट जहाँ पे भी कुछ भी फंसाने की चीज़ आती थी ना, वो मैं फंसी जाती थी वहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, मैंने एक ट्राई और दिया और अक्टूबर नवंबर के बाद जब अगला बैच शुरू हुआ तो मैंने सेकंड बैच फिर से लिया सर का। ठीक है, और इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं अपना एक भी डाउट नहीं रखूंगी, चाहे मुझे सर कितनी भी गालियां दें, कुछ भी करें, मुझे उनसे अपना एक एक डाउट पूछना है। और उन्होंने शायद कभी मेरी एक बार प्रेज़ भी की, लास्ट टाइम जब हम मेंस के मॉक अटेम्प्ट करते थे सर के साथ, कि भाई परवीन ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है और हमेशा मतलब एक भी डाउट नहीं रखा, चाहे कुछ भी छोटी से छोटी बात हो तो ये पूछ लेगी, इसको शर्म नहीं है उस चीज़ की। तो शर्म तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको आपके टीचर के साथ। अगर आप भी ऑफलाइन एकेडमी में जाते हैं तो नो शर्म। अगर छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है तो पूछो उनसे उसी टाइम। आप वहाँ पर आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पैसा तो चलो कुछ नहीं, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। तो सेकेंड बैच में क्या किया, कुछ नहीं, सेम वही चीज़ें, सर का तो सेम पैटर्न रहता है, वही सर ने सारे चैप्टर बेसिक से समझाए और फिर से पिनेकल को सोल्व किया। तो अब सेकंड बैच में मेरी 2 टाइम पिनेकल सोल्व हो गई थी। ठीक है, और अभी ये बैच चला होगा कुछ अप्रैल एंड या मई के एंड तक। तो अभी CGL का जो प्री है वो भी बिल्कुल नज़दीक आ गया था, है ना। आई थिंक CGL का प्रीलिम्स 2024 का सितंबर में हुआ था जितना मुझे याद है, बट नॉट वेरी मच श्योर, सितंबर में ही था शायद। तो अभी बात आई मॉक टेस्ट्स की। देखो, ये जो पूरा मैंने ये जो 2 बैच लिए, पूरा 1 साल लगाया, इसमें मैंने सिर्फ रीजनिंग की और मैथ्स के लिए ये पिनेकल और वो बैंकिंग की बुक सोल्व की है। शायद ही कभी मतलब ऐसे कोई मैंने कभी चैप्टर वाइज टेस्ट दिए होंगे, बट मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने ऐसे पूरे डेडिकेटली कभी कोई चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हों। तो लेकिन मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए थे इस टाइम पे। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट मैंने मैथ्स और रीजनिंग के दिए, ये देखने के लिए कि मुझे कितना याद रह रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा नहीं दिए, इसलिए मेरी मेमोरी बहुत फ्रेश नहीं है, क्योंकि मेरे सेक्शनल टेस्ट भी ये पूरी 2 पिनेकल की बुक सोल्व होने के बाद ही स्टार्ट हुए हैं। कभी कभी दिए होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती कि मैंने 50-100 सेक्शनल टेस्ट दे दिए होंगे ये पूरी प्रिपरेशन में 1 साल में, नहीं दिए होंगे, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस था ना वो सिर्फ चीज़ों को समझने पर था। क्योंकि मैथ्स का फियर ऐसा था कि मैं मैथ्स के अलावा कुछ और पढ़ना पसंद ही नहीं करती थी। मुझे लगता था पूरा का पूरा टाइम मेरा मैथ्स में जाना चाहिए। यस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो इस बीच रह गई, यस, वो थी इस पिनेकल और रीजनिंग के साथ साथ मैंने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी और वो थी न्यूज़पेपर। पता नहीं ये कैसे भूल गई मैं। सर ने ना हमें फर्स्ट डे ये एक बात बोली थी
कि आप ना सुबह फ्रेश होना भूल सकते हो लेकिन डेली न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूल सकते। मेरा जो काम है ना मैथ्स का काम, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। और ये किसी इंग्लिश वोकैब जीके की नॉलेज को एनहेंस करने के लिए नहीं है, ये आपकी रीडिंग स्किल्स और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि आप मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी बहुत क्विकली कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। प्लस देखो आपकी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, वो तो एड ऑन प्लस पॉइंट्स हैं ही इसको उसके साथ साथ। तो इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में मैंने अपने आप को बहुत इस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट किया कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढूं। तो सर की क्लास कुछ 9:30 से 10 बजे के बीच शुरू होती थी, मैं तो एकेडमी पे 7 बजे ही पहुंच जाती थी। तो उससे पहले का जो टाइम था वो मैं रीडिंग सेक्शन में पूरा न्यूज़पेपर रीड करती थी। और न्यूज़पेपर हमेशा आपको मॉर्निंग में ही रीड करना चाहिए, ठीक है, जब आप अपना कुछ भी सब्जेक्ट उठाते हो उससे पहले, क्योंकि उस टाइम पे माइंड बहुत फ्रेश है, आप बहुत सारी चीज़ों को इनटेक करने के लिए रेडी हो, एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हमेशा मॉर्निंग में पढ़ो। मैंने अपनी इस पूरी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा है एंड आई रियली एन्जॉयड इट, आई लव्ड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की कहानी यही था। और ये कब तक पढ़ा है, मेंस का जब एग्ज़ाम था 18 जनवरी को मेंस का एग्ज़ाम था, शायद मैंने 17 जनवरी को भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको मैंने सस्टेन किया। कभी कभी होता था कि हाँ मैथ्स का कोई चैप्टर ऐसा आ गया बहुत टिपिकल है मेरे लिए, जैसे कि ज्योमेट्री था, टीएसडी था, ये चैप्टर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे, तो हो सकता है कभी ना पढ़ा हो, बट उस दिन रिग्रेट जरूर हुआ होगा कि नहीं पढ़ा, गलती की है, पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है आप सबके लिए भी। और फ़ायदे मैंने आपको बता ही दिए। हम इंग्लिश वोकैब के लिए नहीं पढ़ेंगे, उसको सिर्फ रीडिंग पर्पज़ से पढ़ना है। पहले पेज से शुरू होके जहाँ तक पढ़ सकते हो पढ़ो, ओके। ज़्यादा ही डेटा फैक्चुअल वो वाले जो सेक्शन होते हैं ना इकोनॉमी वाले, वो मैं नहीं पढ़ती थी, और मैं स्पोर्ट्स नहीं पढ़ती थी। उसके अलावा आई ट्राइड कि मैं पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट करूं। तो न्यूज़पेपर हो गया। हाँ, अभी बात आई सीजीएल प्रीलिम्स की। तो अभी मुझे ये फियर हो गया था कि ठीक है मैंने चीज़ों को सीख लिया है, समझ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन अब उनको इम्प्लीमेंट करने का क्या, इम्प्लीमेंट करना भी तो आना चाहिए ना। तो मैंने अब मॉक लगाना शुरू किया। अभी प्रीलिम सितंबर में हुआ, ये मार्च अप्रैल की बात है, तो मैंने फुल मॉक लगाना शुरू किया। तो फुल मॉक में मुझे इंग्लिश में कभी कोई इशू नहीं हुआ, 45 to 50 या फिर 42.5, मोर देन 40 मार्क्स आते थे इंग्लिश में हमेशा। और इंग्लिश में भी अगर मुझे थोड़ा लगता था कि किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है तो वो थी वोकैब, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बाकी मैंने इस पूरे साल इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में कंसिडर नहीं होगा, वो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी बात आई कि मॉक देने की। हमने जैसे ही मॉक देने शुरू किए तो मेरे मैथ्स में भी अब ठीक ठाक नंबर बनने शुरू हो गए थे, मतलब 35 से 40 तक मार्क्स आ जाते थे। रीजनिंग में भी वही 40 तक मार्क्स, इंग्लिश में भी वही 45, कभी कभी फुल भी आ जाते थे। तो आप मान सकते हो कि 120-30 ये वाला स्कोर रहता था। लेकिन मेरे जीके में मार्क्स नहीं आते थे अब, ठीक है, क्योंकि जीके में पूरा एक 1.5 साल तो ऐसा हो गया कि जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा फुल फोकस रीजनिंग और मैथ्स पे है। और देखो जीके ना सच में ऐसी चीज़ है जिसको आपको सस्टेन रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स एंड थिंग्स। सिर्फ कंसेप्ट ही मेरे दिमाग में क्लियर थे, फैक्ट्स में बहुत सारे भूल चुकी थी। तो अभी मुझे पता चला कि परमार सर हैं यूट्यूब पे कोई टीचर, और जो कि स्पेसिफिकली सीजीएल के लिए पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनका कोई भी बैच तो नहीं लिया था, लेकिन एक टॉपर ने रिकमेंड किया था कि उनकी जो PYQ 4 है उसको आप कंप्लीट करो। तो मैंने लास्ट ईयर अपने सीजीएल 2024 प्रीलिम्स के लिए सिर्फ उनकी PYQ 4 को कंप्लीट किया था अच्छे से, उनके लेक्चर सुने थे और उनकी वीडियोस को प्रिंट आउट निकलवा लिया था उनका, और हम ग्रुप स्टडी करते थे सारे फ्रेंड्स। एक बार एक वीडियो को खुद से पढ़ लिया, उसके बाद उसको ग्रुप में डिस्कशन करके करते थे। तो सीजीएल प्री में मैंने यही किया था, और मेरे मार्क्स मुझे जितने याद हैं शायद 27.5 थे। और लिटरली मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपने मार्क्स से, क्योंकि अच्छे नहीं हैं, है ना। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बच्चों के, लेकिन मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो सर ने मुझे बोला कि बेटा अब आपको ना मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो चुका है, अब आपको जीके पे फोकस करना पड़ेगा। तो जीके पे फोकस करना पड़ेगा, तो इतना टाइम तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा फोकस करूँ जीके पे, क्योंकि अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और ज़्यादा पकड़ बनानी है मैथ्स रीजनिंग पे। अभी मेरा सिर्फ इतना हुआ था कि हाँ अब मैं चीज़ों को स्मूथली हैंडल कर पा रही हूँ मैथ्स रीजनिंग में, लेकिन अगर मुझे सिलेक्शन तक जाना है तो सिर्फ स्मूथली हैंडल करने तक नहीं चलेगा, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए।
तो कमांड होने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 3rd बैच और लूँगी सर का। तो मैंने 3 फुल फ्लैश्ड बैच लिए हैं सर के, और 3rd बैच में एनरोल किया। तो अब मुझे ऐसा फील होता था क्लास में बैठ के कि हाँ, जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, और कुछ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं एडिशनल खुद से भी सोच पा रही हूँ अब कि हाँ, अब इसमें ये चीज़ और हो सकती है ना। शुरू में तो फर्स्ट बैच में ऐसा था कि मुझे उनका ही कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन अब मैं कुछ अपने आप से भी उनको बताती थी कि हाँ सर, इसमें ऐसा भी हो सकता था, ये कर सकते थे आप। तो अब ये लेवल आ चुका था इतनी मेहनत करने के बाद। ओके, तो जब मैंने 3rd बैच लिया तो वही बैंकिंग वाली बुक, वही पिनेकल, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब इस बैच में मैं आपको बताऊं तो ऐसा था कि जो इजी क्वेश्चन थे ना वो तो बहुत फास्ट बन जाते थे। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको मैंने अलग से स्टार मार्क करके रख लिया था। वो मैंने पिछले बैचेस में भी किया था, बट उतना प्रोमिनेंटली नहीं हो पाया था। ठीक है, इस बैच में मैंने बहुत अच्छे से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बहुत बार किया है, और क्लास में अराउंड 80 to 100 की स्ट्रेंथ रहती ही थी। तो जितने भी बच्चे थे उन सबको पता होता था कि हाँ, इस लड़की ने 2 बैच ले लिए हैं तो इसके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो उनके जो डाउट होते थे वो मेरे से सोल्व करवाते थे। तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो गई थी, बच्चों के डाउट सोल्व करते करते या मेरे खुद के भी डाउट सोल्व करते करते। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था दैट नाउ आई एम रेडी टू फेस मेंस एग्ज़ाम। ओके, तो भाई मैंने अपना आपको पूरा बता दिया है कि मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैथ को सीखा है। रीजनिंग को सच बताऊँ ना तो मैंने रीजनिंग को इतने अच्छे से आज तक भी नहीं सीखा, क्योंकि मुझे रीजनिंग में थोड़ा सा इरिटेशन होता है पढ़ने में। सर ने जितना करवाया उतना करवाया, लेकिन एक बात है, मेरे माइंड में हमेशा जब भी रीजनिंग का सेक्शन आता है ना तो मुझे ऐसे वो बर्डनसम लगता है कि मुझे रीजनिंग कंप्लीट करके ना जल्दी से मैथ्स पे भागना है। शायद वो मैथ्स के लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार है मेरे दिल में, तो वो मैथ्स के चक्कर में थोड़ा मेरा रीजनिंग खराब ही रहा है, डिस्पाइट बीइंग ऑनेस्ट ऑल्सो। क्योंकि जब तक आपके माइंड में यहाँ स्क्रू ढीले है ना तो कुछ नहीं हो सकता। और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ। सीजीएल मेंस में मेरे मैथ्स में 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, और मानोगे रीजनिंग में मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक है, और इस चीज़ ने मुझे बहुत डराया भी कि मैं आगे से कभी ऐसा ना करूँ। लेकिन ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को ठीक करने की। थोड़ा मैं रीजनिंग के लिए अभी आजकल अलग से वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ चैप्टर वाइज, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, तो मैथ्स में मैंने यही किया है, मैंने 3 बार अच्छे से पिनेकल को सोल्व किया है। 3rd टाइम मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन फर्स्ट 2 टाइम्स तो मैंने सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से किया था दोबारा। और जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस होते थे उनको ऐसे कहीं पे नोट डाउन करने वाली चीज़ तो नहीं थी। कुछ बच्चे करते हैं जो अच्छी चीज़ें करो, लेकिन मैं रीजनिंग में करती थी। जैसे मॉक में जो चीज़ें ऐसी आती हैं ना कि कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट आ गया, अलग सा लॉजिक आ गया, उसको मैं अलग से नोट डाउन कर लेती थी। ओके, तो ये हुआ पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे बैच लिए, कौन सी बुक को कंप्लीट किया। अभी बात आती है कि जो आप बोलते हो ना कि मैम सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। अब ये बात है उस चीज़ की कि पढ़ते तो सब हैं, सब ने पिनेकल किया, सब ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स किए होंगे, लेकिन भाई अब बात है मेन अटेम्प्ट करने की। देखो, जिस दिन से हमने प्रीलिम्स के लिए मॉक लगाना शुरू किया था तो मैं भी वही करती थी कि जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैं उनको अटेम्प्ट करती थी, जो नहीं आते थे उनको अटेम्प्ट नहीं करती थी। फिर सर का पीछे से पड़ता था थप्पड़ बहुत जोर का, ठीक है, और गालियाँ भी पड़ती थी। सर बोलते थे कि भाई 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। अब उसके पीछे का रीज़न सुनो। देखो, मैथ्स में तो अब आप इस लेवल पे आ चुके हो, कोई 1-2 ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको नहीं आता होगा, तो आप थोड़ा सा देखो क्वेश्चन में किस टाइप की स्टेटमेंट है, कैसे वो क्या बोलते हैं नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, तो उनका मल्टीपल देख लो, या फिर जैसे आपको फीलिंग आ रही है कुछ अप्रोक्सीमेशन से उन 1-2 क्वेश्चन को भी लगाओ, मत छोड़ो उनको। अब प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा अवेयर रहेंगे। मैं आपको कुछ भी रिकमेंड करने से पहले 100 बार सोचूंगी। सर भी हमें यही बोलते थे कि भाई ठीक है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने अपनी प्रैक्टिस किसी और तरीके से बहुत सॉलिड की हुई है ना, कि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपके 90 के 90 ठीक होते हैं, या आपके 88-89 ठीक होते हैं, आपकी इतनी सॉलिड एक्यूरेसी है, तो आप उसी के साथ रहो। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से, मैं उनको बोलूँगी स्पेशली, ठीक है, कि आप एक बार प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करना फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। सिर्फ 1 वीक 2 वीक नहीं, 2-3 महीने करो और फिर आप मुझको रिजल्ट बताना, फिर देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, वैसे मुझको मैंने बहुत गलत हिंदी वर्ड बोला, मुझको जैसा कुछ नहीं होता, मुझे होता है। ओके, आगे चलते हैं अभी। तो मैथ्स में भी हमेशा ही बोलते थे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सेम गोज विद रीजनिंग ऑल्सो। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का छोड़ दो, बात आती है जीके की ही।
जीके में सब अटकते हैं। जीके में आप क्या करते हो कि नहीं मैम हमने ना 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप अपने सच सच में दिल से पूछो, क्या आपको 15-16 क्वेश्चन आते थे? नहीं आते थे ना। आपने उनमें से 3-4 क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन लगाया आपकी कॉमन सेंस यूज़ करते हुए, तो वाई नॉट यूजिंग दैट कॉमन सेंस इन अदर 14-15 क्वेश्चंस? ओह सॉरी 25 ओनली, 14-15 नहीं, 10-11 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनमें क्यों नहीं? सरब भाई हरियाणवी में एक बात बोलते थे कि भाई जब पेपर में कोई सवाल छोड़ दिया ना, तनु मान लो छोरी का खा लिया। अरे भाई हम तो जिसने छोरी का खाना है वो देख लियो अपने हिसाब से, जिसने नहीं खाना तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लियो, ठीक है। अरे छोरी का खाना बहुत बुरी बात हो वैसे, तो मत ना खाइयो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो जीके में क्या है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आपका कोई क्लू नहीं है। तो नहीं है तो क्लू क्या है? फीलिंग तो है ना अंदर, जैसा फील आ रहा है वैसा लगा दो ना। फीलिंग के बेस पे जाओ, होगा आपका भला जरूर होगा। मेरा हुआ है, ठीक है। मैं भी नहीं करती थी शुरू में, ऐसा लगता था कि नहीं सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, इतने सारे नेगेटिव क्वेश्चंस जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को ना रिवर्स करके भी देखा कि अगर मैं नहीं करती, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ जितने मुझे आते हैं, तो क्या मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? क्या कभी आपकी जीके में आज तक 100% एक्यूरेसी आई है? आपने अगर आज तक आपके 100 मार्क्स दिए हैं ना, तो 100 के 100 मार्क्स को एक बार एनालाइज कर लो। अगर आपकी किसी पेपर में 100% एक्यूरेसी आई हो कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 13 आप चाहे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, क्या आपकी पूरी 100% एक्यूरेसी आई? नहीं आई होगी। जीके ऐसी ही चीज़ है। तो आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे, और मैक्सिमम मतलब फुल है भाई अपने लिए, तो ठीक है, आप अपने लिए देख लेना आपके लिए कैसा है। तो हम तो हमेशा फुल अटेम्प्ट करते थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे। आपकी कॉमन सेंस यूज़ करो, आप जितना रीड करते हो ना उतनी ज़्यादा कॉमन सेंस बिल्ड होती है आपकी। अब वो न्यूज़पेपर रीड करने के लिए इसलिए बोलते थे हमें कि न्यूज़पेपर से इस भेजे में कुछ ना कुछ ज़रूर जाएगा, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट होगा फिर जीके में, ओके। और जितना ज़्यादा आप बेसिक बुक्स को रीड करते हो, मैं तो आपको बोलूँगी कि आप नोट्स के साथ साथ कुछ बुक्स को भी रीड करना शुरू करो। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं ना, वो एनसीईआरटीज पढ़ो भाई। एनसीईआरटीज पढ़ने से आपकी कॉमन सेंस बिल्ड होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, क्लैरिटी आएगी इस दिमाग में चीज़ों को लेके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते थे। और अब अटेम्प्ट करते वक्त एक बात थी, अगर अटेम्प्ट करते वक्त ऐसे हाथ काँप रहे हैं ना आपके कि नहीं नहीं ये तो गलत होगा, बस मैंने कर तो दिया, तो वो गलत होगा भाई, ठीक है। खुले दिल से अटेम्प्ट करो कि बस मैंने जो लगा दिया ना बस वही है आंसर, ठीक है, और मेरा ही ठीक होगा। ये भी बोलते थे सर कि ऐसा सोचना है मेरा ही ठीक होगा और सबका गलत है, क्योंकि वो आपको पता तो है ही ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, किसी ने नहीं सुना हुआ, तो बस वही सोचो कि मेरा ही ठीक होगा और दिल ठोक के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद पे इम्प्लीमेंट की हुई है, और मेरे आपने देख भी लिया होगा CHSL में 21 क्वेश्चंस करेक्ट थे, और कितने 32.5 मेरे मार्क्स आए हैं जीके में CGL में। तो भाई मैंने तो इस चीज़ को पूरी शिद्दत से अपनाया हुआ है। सर की एक एक बात मेरे भेजे में, दिमाग में, बॉडी में पूरी अच्छे तरीके से समाई हुई है और उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके भी दिमाग में मेरी बात छप जाए तो देख लेना, नहीं छपे तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर आपको जीके में अच्छे मार्क्स चाहिए, अटेम्प्ट करने का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता आंख बंद करके अटेम्प्ट कर दिया। जो पढ़ा हुआ है उस नॉलेज को यूज़ करो। जैसे परमार सर आपको निट्टो सीरीज़ में सिखाते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, वही सेम मैं भी फॉलो करती हूँ, बट वो मैंने CDS में भी सीखी थी, हमारे गुरुजी ने भी सिखाई हमें, ठीक है, और परमार सर से भी सीखी, नो डाउट, ठीक है, ओके। तो जीके का यही है। उसके बाद इंग्लिश में भी तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत होती है, मुझे भी कभी कभी वोकैब में दिक्कत होती है, इडियम्स नई नई आती है उनमें दिक्कत होती है, तो कोई नहीं, उसका भी सेम वही इलाज है। रीड करो अच्छे से, केयरफुली, मतलब अवेयर रह के रीड करना बहुत ज़रूरी है हर सेक्शन में, नॉट ओनली इन इंग्लिश एंड जीके। तो जो वोकैब वगैरह आपको डिफिकल्ट लगती है, जो फील आ रही है वो लगा दो भाई। एक बात तो सच है कि अगर आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ आपकी प्रिपरेशन की है ना, आपने बेईमानी नहीं की आपकी पढ़ाई में, तो भाई ये 1-2 क्वेश्चन में तुक्के लगाना ना, मतलब ये आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेंगे, ठीक है। मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि वो आपको थोड़ी एक छोटी जॉब दिलवा दे, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन मैं नहीं सोचती ऐसा। मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगी कि मैंने CGL मेंस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जीके में, जिससे मेरा सिर्फ 31.5 ही मार्क्स आया था। तो वो मेरा इसलिए आया कि मैंने जीके में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अगर मैं नहीं करती तो शायद मुझे बहुत बड़ी जॉब मिलती, आज मैं एक पोस्टल असिस्टेंट हूँ। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इस दिमाग से क्लियर होना ज़रूरी है।
मेरा तो दिमाग ये कहता है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इसलिए मुझे एक जॉब मिल पाई आज। अगर मैं नहीं करती और तो मेरे जीके में इतने मार्क्स भी नहीं आने थे। श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है हमारे जो शिफ्ट थी उसमें बच्चों के 20 नंबर 25 नंबर ऐसे थे, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला, ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एकेडमी पे हज़ारों बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सच में हमेशा फ़ायदे में रहती है चीज़, उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन बात तो यही थी कि आप जो इतना पूछ रहे थे ना कि एसएससी सीएचएसएल के लिए आपने कैसे किया, तो भाई सीएचएसएल के लिए मैंने कुछ अलग थोड़ी किया, जो मैंने सीखा हुआ है आज तक पढ़ा हुआ है वही सब किया है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, पिनेकल की हुई है, बैंकिंग की बुक की हुई है, और मॉक टेस्ट किए थे। मॉक टेस्ट में एक बात और, जरूरी नहीं 1000 मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है, 100 करने हैं, 50 करने हैं, कोई नंबर नहीं है। 10 भी करो ना तो भी चलेगा, बस शर्त एक ही है, उन 10 को ऐसा एनालाइज कर लिया हो कि इन 10 में से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से भी, ठीक है, तो आपका वो गलत ना हो, ठीक है। तो सर ने हमारे पूरे फंडे क्लियर कर रखे थे कि नंबर ऑफ मॉक्स कितने देने हैं, ये बेतुका क्वेश्चन है, कितने देने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने उतने देने हैं जितने आप एनालाइज कर सको, ठीक है। डेली आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है उस चीज़ को। आपको अगर रिवीजन की नीड ज़्यादा लग रही है तो आप रिवाइज करो ना चीज़ों को, क्यों मॉक्स के इतना पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो भाई क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में, फालतू की चीज़ों के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ जो सर ने नहीं बताया, जो मैंने खुद से एक्सप्लोर किया है अपनी तैयारी में, वो है करंट अफेयर्स। देखो, मैं जब लास्ट ईयर मैंने बैच शुरू किया तो मैंने बताया आपको न्यूज़पेपर और पिनेकल की बुक, और कभी कभी मेरा ट्रैवलिंग में तो टाइम देखो डेली जाता ही था मेरा, मैं गांव से आती थी रोहतक, तो बस में आना जाना, तो मैं ट्रैवलिंग में करंट अफेयर सुनती थी, परचम क्लासेस से सुनती थी सिर्फ। उस टाइम मैं डेली भी सुनती थी, कभी कभी वीकली भी, मंथली भी। तो क्या होता था कि चीज़ों की अवेयरनेस होनी शुरू हो गई थी कि हाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं ऐसा नहीं समझती थी कि मुझे ये पेपर के लिए करना है, नहीं, मैं अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, मुझे देश दुनिया का पता होना चाहिए क्या चल रहा है। और जब मैंने उन चीज़ों का यूज़ मॉक्स में देखा तब मुझे खुशी हुई कि हाँ भाई, करंट अफेयर्स पढ़ने से आपके 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर ठीक होंगे जीके के सेक्शन में, ओके। लेकिन मेरी भी मती मारी गई थी, मैं मैथ्स के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि सीजीएल मेंस के टाइम मैंने करंट अफेयर्स को पिछले 5-6 महीने से पढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन जो कभी प्रीलिम्स के टाइम पढ़े थे ना, मुझे वही याद थे। और जिनका 18 की शिफ्ट में एग्जाम था उनको याद होगा, कोई चेस ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन था और उसमें डी गुकेश आंसर था। बस मुझे वही एक सबकॉन्शियस माइंड से याद आया था कि प्री के टाइम पे पढ़ा था, तो ये डी गुकेश इसका आंसर है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन ने ना मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी लेके आई कि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और सीजीएल मेंस होने के बाद भी मैंने करंट अफेयर्स की अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। आपने देखा भी होगा सीएचएसएल में 7 से 8 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, और मेरे सारे करेक्ट थे। और करेक्ट थे का मतलब ये है कि जब मैं एग्जाम को अटेम्प्ट कर रही थी इस बार सीएचएसएल में, तो 15 जनवरी बोल रही हूँ, क्या है अभी, अक्टूबर नवंबर, 15 अक्टूबर को था ना एग्ज़ाम, हाँ। तो मुझे उनको अटेम्प्ट करते वक्त ऐसा नहीं लग रहा था 100% कि हाँ यही आंसर है, लेकिन बस मेरे माइंड से ये आ रहा था, यार यही पड़ा हुआ है, शायद यही है ना, इसके अलावा क्या है, नहीं है। बाकी के ऑप्शन पढ़े तो रिलेटेबल नहीं लगे, तो बस जो मुझे लगा कि यही है, सब कॉन्शियस माइंड से जो आया वही मैंने किया, ओके। और देखो, मैं सिर्फ वीडियोस को ही सुनती हूँ, वीडियोस को बार बार करती हूँ। मैंने ट्राई किया है कि मैं पीडीएफ से भी पढूं, बट सच बताऊँ तो मेरे से नहीं हो पाता पीडीएफ से, और इतना टाइम भी नहीं था। पहले मैं मैथ्स के पीछे पागल थी, अब मैं यहाँ ट्रेनिंग के पीछे पागल हो रही हूँ। मतलब ट्रेनिंग में मेरा टाइम इतना जा रहा है, और जॉब के साथ इतनी सारी चीज़ें करना सच में पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो सिर्फ वीडियोज़ ही सुनती हूँ। लेकिन जो बच्चे फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोज हु आर नॉट वर्किंग, इफ़ दे रीड पीडीएफ्स ऑल्सो, सो इट इज़ वेल एंड गुड, नो इशू, ठीक है। तो जीके में मैंने करंट अफेयर्स किया प्रीलिम्स के टाइम, मेंस के टाइम छोड़ दिया था, जो मेरी मिस्टेक थी, मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए था, शायद 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ठीक होता, ओके। तो इसके अलावा मैंने जीके में क्या पढ़ा, जीके में भाई मैंने परमार सर की जो पीवाईक्यू सीरीज़ थी ना, कभी कभी मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ 3rd भी पढ़ी। मुझे जितना याद है कि मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ 3rd के 25 लेक्चर किए थे सिर्फ वीडियोज़ से, अपने ट्रैवलिंग टाइम में यूज़ करते हुए, ठीक है। और पीवाईक्यू 4 को मेंस के टाइम दोबारा से फिर से रिवाइज़ किया था,
और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं तो उनको मैंने उनके बैच से भी कर लिया था, ठीक है। और साइंस भी एक बार उनके बैच से पढ़ी थी, बस यही किया। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया कि मैंने कोई बुक पढ़ी हो, पढ़नी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती की नहीं पढ़ी। और अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि टाइम नहीं था, क्योंकि सर ने सिखाया हुआ है टाइम बहुत होता है, आप बस उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते, है ना। टाइम की सच में कोई कमी नहीं होती, और ये मैं आज फील भी करती हूँ कि मुझे जीके को अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो अभी मैंने फैटमैन मंगवाई है, तो कर तो रही हूँ मैं कोशिश कि उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, देखते हैं अभी कितना हो पाएगा। तो जीके में मैंने परमार सर के नोट्स के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जो मुझे लगे मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे, जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया हिस्ट्री में, या फिर जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैल्कोलिथिक एज वाला वो हो गया, कुछ सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स, ऐसे जो स्पेसिफिक यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल्स, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले टॉपिक हैं, तो जो थोड़े से नॉन कॉमन टॉपिक होते हैं उनको नोट से किया था। बाकी तो उनकी पीवाईक्यू सीरीज़ को ही अच्छे से फॉलो किया था, और मैं बहुत खुश हूँ कि ठीक है, उसकी बदौलत मेरे 31.5 मार्क्स भी आए, और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की वजह से भी आए। और जो 18 का शिफ्ट का पेपर था वो मुश्किल नहीं, वो इररेलीवेंट था, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे जिनकी कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम नहीं है उस चीज़ का कि मेरे मार्क्स कम आए। तो जीके में मैंने अभी तक तो यही किया है, लेकिन मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ा है, जहाँ से मेरी वो चीज़ मुझे आज तक हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे कुछ हेल्प नहीं किया, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, मैं हमेशा अपने आप को ये बोलती हूँ, ठीक है। और अभी बात आई इंग्लिश की, तो यार देखो सच बता रही हूँ, इंग्लिश के लिए प्रीलिम्स के टाइम तो मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा भी था कि नहीं, बस मॉक्स में जो इंग्लिश आती थी उसको अच्छे से एनालाइज करती थी। दैट हाँ, रानी मैम की जो वीडियोस होती थी वोकैब से रिलेटेड, जो रिसेंट के एग्जाम्स में वोकैब पूछी गई है उनसे रिलेटेड, तो उसको मैं रिवाइज कर लेती थी कि हाँ चलो ठीक है, वो तो करना पड़ेगा। तो वोकैब का था मुझे थोड़ा सा फियर कि कुछ न्यू वोकैब ना आ जाए, तो वोकैब की वीडियोज़ मैं देख लेती थी, नहीं तो जो मॉक्स हैं उन्हीं को अच्छे से एनालाइज किया। और मेंस के टाइम पे भी क्या किया मैंने, मेंस के टाइम पे ना मैंने सीपीओ का भी एग्ज़ाम दिया था। तो सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए मैंने एक बार जो नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 थी उसमें जो रूल्स थे उनको दोबारा से रिवाइज कर लिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप ना हो जाएं। और जो वो कैब थी वो मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में भी पीछे वो कैब दी हुई है, तो वहाँ से भी वो कैब कंप्लीट की थी, ठीक है। तो बस ज़्यादा मेरी कश्मकश इंग्लिश में नहीं रही है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में सफ़र करते हैं उनके लिए मैं स्पेशली इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सिर्फ ये रूल्स को पढ़ा, हाँ, और शायद जो 60 रूल्स हैं रानी मैम के उनको भी एक बार मेंस के टाइम पे देख लिया था मैंने, ठीक है। तो 60 रूल्स वाली वीडियो हो गई, और वो कैब जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछी गई है बस वही, और न्यूज़पेपर चल रहा था, मैथ्स रीजनिंग बहुत सारी चीज़ें थी, कितना ही पढ़ सकते हैं आप। तो इंग्लिश के लिए मैंने यही किया था, ठीक है। और जिस दिन एग्ज़ाम होता था, जैसे जिस दिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, उस दिन सच में बहुत डर लगता था। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ऐसा लगता था कि कुछ आता भी है कि नहीं, है ना। लेकिन ठीक है, फिर भी उन सारे नेगेटिव थॉट्स को एक बार साइड करके अपने आप को मैं एक ही चीज़ बोलती थी कि आज मुझे मतलब ऐसा बैटल फील्ड में जाना है जहाँ मैंने अब तक जो सीखा हुआ है उसको मुझे परोसना है बस आगे, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और सच मैं बता रही हूँ, मेरा मेंस का छोटा सा इंसिडेंस कि जब मेरा मेंस का ऐसे पेपर शुरू होने वाला था, कुछ 5-10 सेकंड रही होंगी, तो मेरे आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे थे, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी खुद पे, जस्ट बिकॉज मुझे अपने टीचर की इतनी याद आ रही थी कि उन्होंने मुझे, अब भी मैं इमोशनल हो गई उस चीज़ को याद करके। आई एम सॉरी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने अपनी बातें रख पा रही हूँ। मैंने मैथ्स को सीखा, और मैथ्स को जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करके मैंने एक नौकरी ली, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी मम्मी बहुत खुश है और बहुत मतलब हमेशा से टेंशन फ्री रहती है कि मेरी बेटी जॉब लग गई, तो वो सिर्फ सर की बदौलत हो पाया। तो थैंक यू सो मच। अब इससे आगे मैं बोल नहीं पाऊँगी, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ। तो यही था मेरी प्रिपरेशन की रिगार्डिंग, जो भी मैंने कुछ किया, आई हैव शेयर्ड ऑल द थिंग्स। तो ठीक है, आप भी अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच।